वेलकम एवरीवन। अभी हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स विच आर नियर अराउंड 2000 से ईयर 2000 से 2020 तक के मेंस एडवांस सबके प्रीवियस ईयर्स होंगे। चैप्टर वाइज होने वाले हैं, केमिस्ट्री के हैं। चैप्टर वाइज सीक्वेंस में नहीं करेंगे। कुछ चैप्टर्स जैसे कि मैं आपको नाम बता देता हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी, आइसोमेरिज्म, एस फिर हाइड्रोकार्बन, ऐसे बढ़ते जाएंगे। इसके पर्टिकुलर चैप्टर्स के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक फ्रॉम देयर। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो हम करने वाले हैं वो है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ नाम तो लिख लें, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है। इसके अंदर कुछ हमारे पास टोटल गिन लेते हैं कितने। 8 हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन हैं, 3 हमारे पास असर्शन रीजन है, एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब शायद हो सकता है 2006 से पहले के होंगे। हाँ 1990, मतलब पता नहीं क्यों 2000 के होने चाहिए थे, बट हैं हमारे पास पुराने भी आ गए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 लिखे क्या, शुड बी राइट। हाँ ठीक है। ऑर्डर कंपेयर करना है, ऑर्डर ऑफ रेडियाई क्या होगा फॉर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन। देख लेते हैं। नाइट्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, ये पहला ऑप्शन ये है, मतलब हमारे पास इसमें ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर मतलब अपने को गिवन है, अपने को बताना है कि ये सही है कि नहीं। नाइट्रोजन कहाँ आता है हमारे पास। नाइट्रोजन कहाँ आता है। ये जो सारे तीनों ही एलिमेंट है ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, मतलब ग्रुप नहीं, सेकंड पीरियड के हैं। और हम जानते हैं कि अराउंड दी पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है विथ अ फ्यू एक्सेप्शंस। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, देन नाइट्रोजन, तो सबसे पहले आता है बेरिलियम, देन बोरॉन, मतलब बेरिलियम का साइज़ क्या होना चाहिए था, सबसे बड़ा, देन बोरॉन, देन नाइट्रोजन। ये हमारे पास जो हमारे पास विदाउट एक्सेप्शन के जो भी रूल्स हैं हमारे पास ये आता है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है, फ्लोरीन आयन इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन आयन इज स्मॉलर देन N3 पॉजिटिव आयन। अभी हमने इसके अंदर कोई किसी भी ऑप्शन में कोई एक्सेप्शन नहीं लगा रहे हैं, अभी बस हम ट्राई करके देख रहे हैं सॉल्व करने का। पेन इससे थोड़ा पतला हो सकता है क्या। ठीक है। थोड़ा ज़्यादा हो गया पतला। नाउ इट फील्स फाइन। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन, ये तीनों ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। ये भी सेकंड पीरियड के ही हैं। तो हमारे पास ऑर्डर क्या होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो अब हम क्या था, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे हिसाब से घटना चाहिए था, साइज घटना चाहिए था ना, साइज का। ओके सॉरी, मतलब अगर साइज घट रहा है तो कार्बन का सबसे बड़ा होगा, नाइट्रोजन का उससे छोटा, फ्लोरीन का सबसे छोटा। ये होता है एटम्स के ऊपर। लेकिन एक तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक्सेप्शन आ जाता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन विल बी ग्रेटर देन नाइट्रोजन एंड देन सीक्वेंस लिख देते हैं अपना। ठीक है, ये तो अपने पास एक ऑर्डर, मतलब एक एक्सेप्शन है। और क्या है कि हमारे पास ये सारे नेगेटिव चार्ज हैं, नेगेटिव चार्ज के आने से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मतलब होता क्या है कि उसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। इलेक्ट्रॉन्स लेने के मतलब है कि वैलेंस शेल के अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, तो रिपल्शन बढ़ गया है। रिपल्शन बढ़ने की वजह से साइज भी एटम का बढ़ जाएगा, जैसे कि एक्सपेक्टेड है। सो होने क्या वाला है कि फ्लोरीन 1 नेगेटिव, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। वी डू नॉट नीड दिस। हाँ, हम कहाँ थे, हम बात कर रहे थे कि एनायन के रेडियस इफेक्ट के ऊपर। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर है, सबसे ज़्यादा रेडियस भी उसका होना चाहिए।
उससे कम नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर है उसके उसका रेडियस देन सेकंड नंबर पे एंड थर्ड। तो ये ऑप्शन एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन है, इसको हम अभी के लिए टिक कर लेते हैं। एंड फिर भी हम आगे तो देखेंगे ही, भले ही सिंगल करेक्ट है बट हमें तो देखना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन, थर्ड हमारे पास ऑप्शन क्या है, एन ए इज स्मॉलर देन एल आई देन के। वो जो हमारे पास सीक्वेंस था ना शायद, हलीना की रब से फरियाद, तो उसके हिसाब से सबसे बड़ा साइज़ क्या था, सबसे छोटा था लिथियम, उससे बड़ा सोडियम, फिर पोटेशियम की आर बी से और फिर यहाँ तो एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑर्डर और इसके हिसाब से ये गलत है। तो सॉरी, इसके हिसाब से ये गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन डी हमारे पास है, आयरन 3 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव एंड आयरन 4 पॉजिटिव। वही वाला लॉजिक यूज़ करेंगे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं। कम होने का मतलब है कि रिपल्शन भी कम हुआ होगा, एंड रिपल्शन कम होने की वजह से साइज़ भी छोटा होना चाहिए, बाय फार होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, देखेंगे कि जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं उसका साइज़ सबसे छोटा होना चाहिए। सो दैट इज़ Fe4 पॉजिटिव सबसे छोटा, फिर Fe3 पॉजिटिव उससे बड़ा, एंड Fe2 पॉजिटिव सबसे बड़ा होना चाहिए था। बट ये सीक्वेंस भी फॉल्स है, इसको भी हम लोग गलत ही काउंट करेंगे। एंड फाइनली आंसर होना चाहिए बी। ठीक है, बी ही हमारे पास आंसर भी है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सेट और रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन इन पोटेंशियल। ओके, हमारे पास फिर से ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल पूछ लिया गया है। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ओह क्वेश्चन और ऑर्डर सेम हो गया। क्वेश्चन सेकंड दैट इज ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा। ऑप्शन ए हमारे पास है, लिख लेते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे पास है पोटेशियम, सॉरी एन, ठीक है, KNaLi। देन ऑप्शन ए को भी यहीं पे चेक कर लेते हैं। के बारे में हम क्या जानते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात की जा रही है, मतलब कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल हम ऐसा अज्यूम करेंगे। तो आयोनाइजेशन के अंदर होता क्या है कि हम किसी इलेक्ट्रॉन के उसके वैलेंस शेल से उसके इन्फिनिट सेल तक ले जाने मतलब को काउंट करते हैं कि आयोनाइजेशन हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इनका एक्चुअल में हम लोग अगर रेडियस का ऑर्डर निकाल लें कि रेडियस का ऑर्डर क्या है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब मान लो कोई एटम है यहाँ पे हमारे पास, उससे जितना दूर होगा उसका सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन, रेडियस जितना बढ़ेगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही कम हो जाएगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब आसानी से हम निकाल पाएंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होगा, आयोनाइज करने के लिए पोटेंशियल क्या है, तो वो कम हो जाएगा। तो इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए इसको यहाँ पर रहने दें या फिर ठीक है, इसको हटा ही देते हैं एंड बस उसका लॉजिक गेट याद रखते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। एंड अब इसको यूज़ कर लेते हैं। तो रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, एल आई, हमारे पास एक ऑर्डर था HLI NA KRB CS ऐसे करके, इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें यहीं तक चाहिए। तो इसके हिसाब से ऑर्डर क्या निकलता है हमारे पास, सॉरी पेन से, इसके हिसाब से हमारे पास ऑर्डर निकलता है कि सबसे बड़ा होगा के, उससे बाद होगा Na, उसके बाद होगा Li। ठीक है, सबसे छोटा Li होने वाला है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, एंड यही हमें गिवन भी है, हमारे पास ऑर्डर भी यही है।
बट इसका अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए था। अगर रेडियस का ऑर्डर ये है तो पोटेंशियल का ऑर्डर इसका अपोजिट होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन इन टर्म्स अभी के लिए हमारे हिसाब से गलत है, अगर कोई एक्सेप्शन ना देखें तो। देन बेरिलियम, सॉरी, बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, यहाँ देखें तो इनका इनका ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होने वाला है हमारे पास। इनके कोई रिलेशन है क्या इनके बीच में? हाँ वो है ना, दोनों सब सेम ही ग्रुप के हैं। और कार एस आर, ठीक है, ऐसे अगर ऐसे देखें तो इनका नीचे जाते हुए रेडियस बढ़ता है। तो ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या होना चाहिए था कि बेरिलियम का सबसे छोटा है, मैग्नीशियम का उससे बड़ा है एंड कैल्शियम का सबसे बड़ा है। लेकिन इसका अपोजिट ऑर्डर जो होगा, यानी कि बेरिलियम का सबसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल सेकंड हाईएस्ट एंड कैल्शियम का लोएस्ट होना चाहिए। तो ये एक प्रॉमिसिंग ऑप्शन लगता है, इसको अभी के लिए हम मार्क कर लेते हैं। करेक्ट है कि नहीं अभी तो नहीं कह सकते, बट अभी के लिए प्रॉमिसिंग है, ठीक है। ओह सॉरी, ऑरेंज। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास है बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, BCN। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? बी, हमें गिवन है बी इज़ ग्रेटर देन सी इज़ ग्रेटर देन ए। यहाँ पे हमारे पास कहाँ, मतलब इनकी पीरियोडिक टेबल में लोकेशन क्या है? लोकेशन चेक करना पड़ेगा इसका। वैसे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये सब सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, यानी कि बोरॉन से कार्बन तक जाते वक्त साइज़ कम होना चाहिए। तो अगर मतलब रेडियस कम होना चाहिए, अगर रेडियस कम हो रहा है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये गलत है अभी के हिसाब से। एंड फाइनली ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है। ऑप्शन नंबर डी है जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड कार्बन। हमारे पास इसमें चेक करना है ऑर्डर, और ये शायद सब कार्बन फैमिली के ही हैं क्या? हाँ, कार्बन फैमिली के ही हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज़ बढ़ रहा होता है। डाउन द ग्रुप मतलब कार्बन का साइज़ सबसे छोटा होगा, सिलिकॉन का उससे बड़ा होगा एंड जर्मेनियम का सबसे बड़ा साइज़ होगा। लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल का इससे अपोजिट ऑर्डर होना चाहिए था। जर्मेनियम का साइज़ सबसे छोटा होना चाहिए था लेकिन सबसे बड़ा है। नॉट अ प्रॉमिसिंग ऑप्शन। लेट्स चेक द आंसर। आंसर हमारे पास है सेकंड का बी, विच इज़ द करेक्ट आंसर जो हमने अभी मार्क किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम के अंदर हमें सॉल्युबिलिटी देखनी है। पहले तो हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लें। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन थर्ड, एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। ऑर्डर ऑफ solubility in aqueous medium, aqueous medium सर हाँ, सॉल्युबिलिटी के लिए हम क्या चेक करते हैं? अगर मीडियम एक्वस है तो उसका मतलब कंपाउंड का पोल, अगर उसको डिसोशिएट करेंगे तो कितने आयंस बन रहे हैं, उसके हिसाब से शायद कुछ होता है ना। लेट्स जस्ट चेक कि ऑप्शंस में क्या है हमारे पास। तो ऑप्शंस हमारे पास हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन ए इज़ कॉपर सल्फेट इज़ ग्रेटर देन, अच्छा, कि जो सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम है इज़ ग्रेटर देन जिंक सल्फाइड इज़ ग्रेटर देन Na2S, ठीक है। सल्फ मतलब एस तो सब में कॉमन लग रहा है, सब में एस है, सब में एस है, सब में एस है। कुछ देर के लिए अगर इसे इग्नोर कर दें क्योंकि इसका इफेक्ट सब में कॉमन ही होने वाला है, तो चार्जेस देखते हैं। Cu पॉजिटिव, Zn पॉजिटिव एंड Na2 पॉजिटिव, ये इसके चार्जेस हैं। यहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा चार्ज दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास जो सबसे ज़्यादा चार्ज है ये है हमारे पास Na2 पॉजिटिव के पास। तो अगर हम चार्ज के हिसाब से चलें तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे कम सॉल्युबिलिटी गिवन है। और आगे में ना हमारे पास
ए बी सी डी जितने भी ऑप्शन है सब में अलग अलग नहीं दिया है, यही चीज़ है, मतलब यही 3 चीज़ें हैं। तो अगर हमें इसका ऑर्डर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें अभी तक ये कंफर्म हो चुका है, सही है कि नहीं पता नहीं, लेट्स जस्ट चेक कि अभी कहते हैं कि Na2 पॉजिटिव के पास सबसे ज़्यादा चार्ज होगा। अब हमें जिंक एंड कॉपर में कंपेयर करना है, तो इसके लिए हमें इनकी पीरियोडिक टेबल में लोकेशन पता होनी चाहिए। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29 एंड जिंक का होता है 30, और ये दोनों सेम ही पीरियड में होते हैं, सेम पीरियड में होते हैं, जिसका मतलब ये है कि पीछे जाते वक्त साइज़ कम होते जाएगा। तो 29 का साइज़ सबसे ज़्यादा होने वाला है, सबसे ज़्यादा अगर उसका साइज़ है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स सेंटर से ज़्यादा दूरी पे होंगे, यानी कि जो सेंटर है उसके पास कंट्रोल ओवर द इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल कम होगा कंपेरेटिवली टू दैट ऑफ जिंक। तो जिंक के पास ज़्यादा कंट्रोल होगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो इससे हमारे पास आता है कॉपर सल्फेट 2 पॉजिटिव, मतलब 2 पॉजिटिव नहीं, कॉपर पॉजिटिव एंड देन जिंक पॉजिटिव। ये ऑर्डर हमारे पास है और ये ऑर्डर मैच करता है क्या किसी ऑप्शन से? हाँ, इसी ऑप्शन में सल्फर लगा के जो ऑप्शन मैच कर रहा है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, एग्जैक्टली यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी हम आपको बता ही देते हैं। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास Na2S इज ग्रेटर देन Cus इज ग्रेटर देन Zns। ठीक है, ये ऑर्डर अभी हमारे मैच कर रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी गलत है, एक्चुअल में आंसर डी है। ठीक है, हमारे पास जो भी लॉजिक्स थे गलत हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है वो चेक कर लेते हैं, ये गलत है, सॉरी। नाउ विल चेक दिस कि ये गलत क्यों है। एंड ऑप्शन नंबर डी सही है, जो कि है Na2S इज ग्रेटर देन Zns एंड इज ग्रेटर देन Cus। तो हमारा ये वाला जो लॉजिक था कि रेडियस से हम मेजर करने की कोशिश कर रहे थे वो अभी फेल हो रहा है। तो सोचने की एक बार फिर से कोशिश करते हैं गलती कहाँ है। कॉपर का हमारे पास एटॉमिक नंबर 29 है, जिंक का 30 है, एंड क्योंकि 29 30 से पहले आता है तो सेम पीरियड में है दोनों। तो हमारे पास होना क्या चाहिए था कि जिसका साइज़ छोटा है जो कि है जिंक, तो एटम उसके ज़्यादा पास होने चाहिए थे, तो वो चार्ज कम रिलीज़ करेगा, तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम होनी चाहिए थी। सॉरी फ्रेंड, मैंने बस मतलब ये रिकॉर्डिंग पॉज करके आंसर चेक कर रहा था, मतलब आंसर के देख रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो पता चला कि दिस इज़ जस्ट एन एक्सेप्शन, कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, बट द थिंग दैट्स गिवन इज़ एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, मैं भी आपको वही स्टेटमेंट बता देता हूँ फॉर नाउ। हाँ, सॉरी, स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले तो जो हमारे पास, सॉरी 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 सॉरी, जो Na2 पॉजिटिव है, मतलब जो सोडियम है, सोडियम एक्चुअल में एल्कली मेटल है, तो वो एल्कली मेटल सबसे ज़्यादा सॉल्युबल्स होते हैं। द स्टेटमेंट जो कि हमारे पास गिवन है वो यही है कि एल्कली एल्कलाइन metals are, सॉरी, salts of alkaline metal, ये नीचे क्यों आ रहा है? कैंसिल, पॉज, ऐसे ही लिख लेते हैं टेक्स्ट के अलावा। एंड ये स्टेटमेंट शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है, यू कैन चेक दिस। इसका सोल्यूशन है alkaline metal salts are more soluble also
ZnS is more soluble than CuS। मेरे को भी एग्जैक्टली इसका रीज़न नहीं पता है, बट मेरे को भी जैसे मिला मैंने आपको एग्जैक्टली ले लिया। सो यू कैन ऑलवेज हैव दिस थिंग। ठीक है, ये हाईलाइट क्यों नहीं कर रहा है? हाईलाइटर के साथ प्रॉब्लम है कि हाईलाइट नहीं कर रहा है। कोई और पेन? आई एम जस्ट चेकिंग दिस, कैसा लग रहा है? नोट साइज बढ़ा दो। ठीक है, दिस इज़ द स्टेटमेंट जो आपको याद रखना ही पड़ेगा, मेरे को भी सोल्यूशन नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ओह बहुत बड़े हो गए सारे पेन्स। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कि हमारे पास देखते हैं, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na पॉजिटिव विल बी। तो ये जो क्वेश्चन है एक्चुअल में ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है भी नहीं, ये क्वेश्चन कॉमन सेंस का है, अगर ढंग से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अच्छे से लिख लेते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ Na is 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमसे पूछा गया है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, सॉरी क्या होगा इसका? तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है? इलेक्ट्रॉन, सॉरी बहुत ज़्यादा हो गया, सॉरी ये भी ज़्यादा हो रहा है, हमें एक अच्छे से ब्लू कलर दे दो। इलेक्ट्रॉन लूज करने को हम कहते हैं आयोनाइजेशन, एंड ये हमें गिवन है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड इलेक्ट्रॉन गेन करने को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एंड ये हमसे पूछा गया है। तो अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद उसके पास मतलब Na पॉजिटिव के से पूछा गया है कि Na पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉन इंथैल्पी क्या होगा, तो दैट इज ऑब्वियसली इसका अपोजिट। मतलब अगर आप एक बार सोच के देखो, रुक जाओ मैं इसको एक पहले लिख दूँ उसके बाद देखना, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर होगा इसका हमारे पास। हाँ, अब इस चीज़ को ज़रा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं इन RGB। ठीक है, हाँ तो देखो हमारे पास Na था, Na से हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है, सॉरी इलेक्ट्रॉन आउट, तो इससे क्या बना हमारे पास Na पॉजिटिव प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली। अब ये जो Na पॉजिटिव है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन इन कर दें तो क्या बनने वाला है हमारे पास Na, इसमें कितनी एनर्जी निकलेगी? -5.1 यार, ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और ये है 2013 का प्रीवियस ईयर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर जो लास्ट वाला था ना हमारे पास, इसमें भी कुछ अपडेट है, मैं देख लेता हूँ कहाँ गया। क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो हमारे पास ये यहाँ है,
यहाँ पे अपडेट ये है, इसमें एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड याद कर लो एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास था कि ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द मीडियम निकालना था एंड हमें CUS, ZN और Na2 का ऑर्डर निकालना था, और ये स्टेटमेंट मैंने रटवा के अपना काम ख़त्म कर दिया था, जो कि गलत है ऑब्वियसली। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास ये पता चला है, सॉरी इसको क्लियर कर देते हैं। नहीं, क्वेश्चन ठीक है, क्लियर हो ही गया तो क्या करना है। और एक जो स्लाइड ऐड की थी शायद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं एंड आंसर देखते हैं। तो इसके अंदर करना क्या था हमें एक्चुअल में, जो कि हमने नहीं किया, दैट वाज Na। हमारे पास ऑर्डर पूछा गया था Na2S का, CUS का एंड लास्ट क्या था हमारे पास ZNS का। तो एक्चुअल में ना सल्फर का जो वैलेंसी होती है वो 1 नहीं 2 होती है, इसी कारण हमारी चीज़ें फंसने लगी थी। तो अगर इसकी वैलेंसी 2 होती है तो इसका मतलब है कि ये Na पॉजिटिव है और यहाँ पे Cu 2 पॉजिटिव है और ये Zn 2 पॉजिटिव है, Zn 2 पॉजिटिव। और यहाँ पे अब हम लगाएंगे फेजान्स रूल। किसी और पेन से रूल लगाते हैं। दिस वाज फेजान्स रूल। फजान रूल में क्या कहता क्या है कि हमारा कैटायन का जो साइज है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक कैरेक्टर। यही होता है ना, मतलब जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आयनिक इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि फैजान्स रूल ऑब्वियसली। तो आप वैसे भी समझ सकते हो। तो इस रूल के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे बड़ा जो कैटायन का साइज है वो किसके पास है? हमारे पास सबसे बड़ा कैटायन है, साइज के हिसाब से ही चेक कर लेते हैं। CU का नंबर 29 था, तो ये Cu 2 पॉजिटिव सबसे बड़ा साइज में होना चाहिए था। देन सेकंड हाईएस्ट जो एंड देन सेकंड हाईएस्ट जो साइज होना चाहिए था वो है Zn 2 पॉजिटिव एंड सबसे छोटा साइज Na का होना चाहिए, Na पॉजिटिव। इसको आप एक बार वेरीफाई कर सकते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है एंड Zn का 30 है, 30 एंड Na का कितना होता है? Na 11 होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली 11 तो अभी रेस में है भी नहीं। 29 30 में कंपेयर करेंगे तो पीरियोडिक टेबल में पहले कॉपर आता है देन जिंक आता है, तो कॉपर का साइज़ बड़ा होगा एंड मतलब एक पीरियड के अंदर साइज़ घटते जाता है। तो उसी लॉजिक को यूज़ करते हुए हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ साइज़ है, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ कैटायन। सॉरी एक्चुअल में यहाँ पे जो हमने ऑर्डर लिखा है ये सिर्फ अकाउंट में ले रहा है कि हमने पोजीशंस क्या ली हैं। एक्चुअल में ये एन पॉजिटिव नहीं, इनके सिर्फ इसको अकाउंट में ले रहे हैं। एंड यहाँ पे तो अभी जिंक और कॉपर का एक्सेप्शन भी नहीं लगा है। इसको यूज़ करते हुए हमारे पास जो फाइनल ऑर्डर आने वाला है वो, सॉरी गलत है ऑब्वियसली ऑर्डर। हमारे पास सबसे बड़ा जो एटम है वो होगा कहाँ? Na पॉजिटिव एंड देन Cu पॉजिटिव, Zn पॉजिटिव, सॉरी Zn पॉजिटिव एंड देन Cu पॉजिटिव। ये ऑर्डर ऑफ कैटायन होगा। तो जो हमारे पास यही ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर भी हो जाएगा एंड आयनिक कैरेक्टर जैसे बनेगा सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो अगर हम इसमें ऐसे कर दें ZnS CUS
और तो ये आंसर हो जाएगा, दिस आंसर है। और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, एटलीस्ट क्वेश्चन सही था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो गलत हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें थी इस क्वेश्चन में जो गलत हो सकती थी। और ये जो सीक्वेंस हमने यहाँ लिखा है, मतलब CU ZN और SN का, इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं कैसे होता है। तो हमारे पास ये जो पूरा पीरियड होता है, इसके अंदर ये वाले जो रूल्स हैं वो काम नहीं करते हैं। सॉरी, यहाँ पूरा वही लिख लेते हैं। ये होता है हमारे पास, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे, मतलब इस पीरियड में ZN और CU के। तो हमारे पास ये जो यहाँ से लेके टाइटेनियम और वेनेडियम होते हुए फाइनली कौन सा एलिमेंट आता है यहाँ पे से, और देन कोबाल्ट निकल, एंड देन CuZN। अब यहाँ जो चीज़ें होती है ना, थोड़ी सी ट्विस्टेड हैं। ये एक ग्रुप मान लो, ये एक ग्रुप मान लो, और ये एक ग्रुप मान लो। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो होता है, कहाँ गया, सॉरी, अच्छे पेन्स यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे हमारा Z इफेक्टिव जो है ये डोमिनेट करता है ओवर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, इसी कारण यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मतलब ZN विल बी ग्रेटर देन टाइटेनियम वेनेडियम, ऐसे करके घटते जाती हैं चीज़ें। फिर यहाँ पे क्या होता है, Z इफेक्टिव इज एक्चुअली इक्वल्स टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिस कारण एटॉमिक रेडियस ऑफ आयरन इज समवेयर इक्वल्स टू दैट ऑफ कोबाल्ट एंड इज ऑल्सो इक्वल टू निकल, मतलब समवेयर सब बराबर ही होती हैं चीज़ें। और हमारे पास ये जो एंड वाला जो चीज़ हमसे ये क्वेश्चन में भी जो पूछा गया था, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ये डोमिनेट करता है, तो Z इफेक्टिव इज डोमिनेटेड बाय द स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जिस कारण क्या होता है, यहाँ पे जो साइज कम हो रहा था यहाँ पे, यहाँ साइज बढ़ने लगता है, सिग्यू ग्रेटर देन ZN। ठीक है, तो ये वैसे एक एक्सेप्शन था, बट हमने फिर स्टिल कवर किया है क्योंकि मेरे से भी गलती हो गई थी, तो कवर्ड है। इसी कारण से हमारा जो फाइनली सीक्वेंस हो जाता है वो ये है, और आंसर यही है। दिस वन इज आर आंसर, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, एज वी हैव बीन गिवन, इज द आयनिक रेडियस इन एमस्ट्रॉन्ग ऑफ नाइट्रोजन 3 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव एंड फ्लोरीन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्चुअल में मुझसे पूछा तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू गया है। देखो रुक जाओ, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड फ्लोरीन नेगेटिव। अगर हम इसमें वैल्यू ना भी बताएं और सीधे ऑर्डर भी बता दें, एटॉमिक रेडियाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका ऑर्डर गेस करने की कोशिश करते हैं। तो ऑर्डर में हम क्या करने वाले हैं, बस वही, जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उतना ज़्यादा ही उसका एटॉमिक रेडियस होगा। तो N3 पॉजिटिव, N3 पॉजिटिव का रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव का उससे कम, एंड फ्लोरीन नेगेटिव का सबसे कम। इसी रिस्पेक्ट में हमें कुछ 3 वैल्यूज भी गिवन है। 3 वैल्यूज क्या है, 1.71, 1.40, 1.36। अब इसी ऑर्डर में अगर सब्सटीट्यूट कर लें इन वैल्यूज़ को, तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होने वाला है,
1.71 इसका होगा, देन 1.40, सॉरी ऑर्डर है ना ये तो, सॉरी हाँ, इसका होगा कॉरस्पॉन्डिंग से 1.71, 1.4 एंड 1.36। और इसी ऑर्डर में अगर हमारे पास कोई चीज़ है तो वो एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। लेट्स चेक कि ऑप्शन नंबर ए सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत छोटा सा था, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को चेक करते हैं एक बार, वेट, नेक्स्ट पेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है कि, क्वेश्चन नंबर 6 वो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैव द हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन, हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन। ओके, तो मतलब अगर आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई, जिसका रेडियस जितना ज़्यादा होगा कम होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल उसका सबसे, आयनाइजेशन एनर्जी उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं आर बी, एन ए, पोटेशियम एंड स्कैंडियम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में कहाँ कहाँ आते हैं एन ए, और मतलब एक रफ डायग्राम ड्रॉ करके देख लेते हैं। एन ए और वेट अ सेकेंड, ठीक, ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं, सॉरी आर बी को एक ही ग्रुप में होगा। पोटेशियम कहाँ होने वाला है, और बीच में कहीं के भी आ ही जाएगा, एंड स्कैंडियम कहीं यहाँ आसपास में आएगा शायद, हाँ ठीक है। ये पीरियोडिक टेबल में इसका ऑर्डर है। अगर अगर बिना किसी ऑप्शन के अगर हम सिर्फ ऑर्डर देखने का ट्राई करें तो क्या आने वाला है हमारे पास ऑर्डर, वो बहुत सारे डॉट्स आ गए हैं। सॉरी फॉर दैट मैस, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। चलो, कहाँ गया, हाँ ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रेडियस किसका होना चाहिए, रुबिडियम के मेरे हिसाब से, मतलब अगर चेक कर लेता हूँ, बट ये रेडियो एक्टिव भी है तो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मान लेते हैं रुबिडियम सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद से पोटेशियम उससे ज़्यादा, फिर स्कैंडियम उससे कम, और सबसे कम यानी ये अभी हमारे हिसाब से ऑर्डर है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए, तो वो होगा हमारे लिए Na का सबसे ज़्यादा, सॉरी बस इसी को उल्टा कर देता ना, आर बी के सी एंड एंड में एन ए। सॉरी वो शायद माइक इधर उधर चला गया था। अब देखो एक बार आवाज़ क्लियर आ रही है क्या, आवाज़ ख़राब हो गई होगी मेरे को लग रहा है, लास्ट कब से आवाज़ ख़राब है। चलो, प्रॉब्लम्स, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या और क्या है इसमें। तो हमें इसमें बताना सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से आंसर आएगा, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आ रहा है सोडियम का, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। हाँ, ये तो कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि ये गलत है, तो हमें आंसर बदलने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, इसका स्कैंडियम में से निकालना पड़ेगा यहाँ से, स्कैंडियम, ओके, इसको यहाँ से गायब कर देना है, क्योंकि इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं। अब बताता हूँ क्यों। इसको भी के लिए आगे पीछे कर दो, इसको गायब करो, आगे जाओ, इसको रिलेट करो, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इस हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल कॉलम को अकाउंट में लिया है, और उसके हिसाब से आंसर बताना की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर जब हम इसको देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या होने वाला है कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी
इंक्रीज होती है, तो सोडियम की सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ना, तो रुबिडियम की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। सॉरी, पहली बार में सही ऑर्डर था। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, सॉरी कम होती है ना एक्चुअल में। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? रुबिडियम की, उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा सोडियम की होने वाली है। ठीक है, तो ये है ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ये है। अब अगर हम स्कैंडियम को अकाउंट में लेना चाहते हैं तो हमें इसको किसी से कंपेयर करना पड़ेगा इस लाइन में से। तो किसी से भी कर लेते हैं, जिस अगर सोडियम से करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आता है? ठीक है, सोडियम से कंपेयर कर रहे हैं। हमारे पास ये है सोडियम, ये है स्कैंडियम। स्कैंडियम के अंदर क्या होता है कि ये एक लास्ट में इसमें अंदर होता है 4s2 3d1। इसका एंड में कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप का होता है। और यहाँ पे तो नॉर्मल है, सोडियम को कैसे लिखते हैं? 1s2 2s2 3 2p6 3s1। यहाँ पे इस अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हम इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे, और अगर इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो हम इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे। लेकिन जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे तो ये अपना शील्डिंग इफेक्ट लगाएगा, ही विल शील्ड इट। लेकिन इसका शील्डिंग इफेक्ट, डी का शील्डिंग इफेक्ट इज पुअर। ये इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ख़राब होता है। ये तो सबको पता है ना कि एस और एस का सबसे ज़्यादा होता है, पी का उससे कम, और डी का उससे कम, एफ का सबसे कम होता है। उसी को रिस्पेक्ट में लेके मानेंगे डी का शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम है, यहाँ पे पी का शील्डिंग इफेक्ट उससे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो फाइनली हम कंक्लूड करेंगे कि स्कैंडियम जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एंड हमसे पूछा गया है कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईएस्ट एटम विथ हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सो दैट इज स्कैंडियम। तो आंसर होने वाला है स्कैंडियम। स्कैंडियम, ठीक है। ठीक है, रीजंस भी डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल similar properties due to diagonal relationship. However, the one which is incorrect is the lithium and magnesium display several similar properties due to diagonal relationship. However, the one which is incorrect. ठीक है, तो हमारे पास एक एटम है लिथियम और एक दूसरा एटम है मैग्नीशियम। डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन से एटम के बीच में होता है ये देख सकते हैं। एक बार पूरा ही कर लेते हैं, थोड़ा सा क्यों करें। इसके बाद जो हमारा बेरिलियम होता है, इसका डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम के साथ होता है, सॉरी एल्यूमिनियम के साथ होता है। एंड बोरॉन जो है इसका डायगोनल रिलेशनशिप सिलिकॉन के साथ होता है। यही तीन हम मेनली हमारे सिलेबस में है, तो इसको भी के लिए याद रखेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास कि ये दोनों का इन दोनों का यही मेन है। ये तो क्वेश्चन में था भी नहीं, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं ज़रा अलग से। ये हाईलाइट चाहिए अपने को, सॉरी कलर्स ग्रीन। तो ये हमारे लिए मेन है अभी के लिए। तो अगर हम लोग इसको देखें तो हमें पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन करेक्ट नहीं है। बोथ फॉर्म्स नाइट्राइट ए, बोथ फॉर्म्स नाइट्राइट्स, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? मतलब लिथियम नाइट्राइट जैसा कुछ होता है क्या?
Li3, लिथियम का क्या होगा, एटॉमिक नंबर होता है Li, और अगर नाइट्राइट मतलब नाइट्रोजन के साथ कुछ कराना हो तो ये 3 हो जाएगा, या लिथियम 1 होता है तो Li3n, और मैग्नीशियम इज 2, एंड इसका तो 3 होता है तो Mg3n2। इसका चेक करना पड़ेगा, मतलब कोई अभी पता नहीं है कि ऐसे ये ऑप्शन का क्या कह सकते हैं हम इसमें। तो इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हमें बस ये मानना ही पड़ेगा। इसको मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन ही बता देता हूँ, ये बकवास है, डिलीट। उसमें हम क्या कर सकते हैं कुछ खास, हम इसमें बस ये कह सकते हैं कि हाँ, बोथ फॉर नाइट, क्या नाइट्रेट्स है कि नाइट्राइट्स है, लेट मी जस्ट चेक, नाइट्राइट्स, they form nitrites and they both yield, and they both yield NO2 and O2 on heating, oh sorry, on heating। ये स्टेटमेंट अब क्या कर सकते हैं, इसको याद ही रखना पड़ेगा ऑब्वियसली। एंड दूसरी चीज़ जो है ये है कि Li और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स के बारे में हमें कमेंट करना है, एंड हमें ये बताना है कि ये बेसिक कार्बोनेट्स बना सकते हैं कि नहीं। तो Li का एक ही कार्बोनेट होता है, Li2CO3, यही होता है ना, Li2CO3, हाँ ठीक है। एंड बेरिलियम का, मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम के बेसिक कार्बोनेट्स हो सकते हैं, जैसे कि 3MgCO3, चलो ये तो बेसिक नहीं है, लेकिन दूसरे कार्बोनेट जैसे कि MgOH होल ट्वाइस डॉट 3H2O, सॉरी। तो ये जो कुछ कार्बोनेट्स हैं इसकी वजह से ये बेसिक है एंड नॉट बेसिक, नॉट बेसिक, तो इसके कारण हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एंड ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि था कि Li कैन नॉट, सॉरी शायद कुछ एक बार मैं चेक कर लूँ अच्छे से। The option was both form basic carbonates. सॉरी, वेरी, हो ही नहीं रहा, रुक जाओ, हाँ, both form basic carbonates, ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो ये हमारा ऑप्शन लेकिन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं, एंड ये हमारा इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। लेट्स चेक क्या करते हैं इसमें हम इसे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमसे पूछा गया है कि IUPAC सिंबल फॉर एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर, IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट 119 क्या होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मतलब फर्स्ट वन है तो आ जाएगा अन, सेकंड अन, एंड यहाँ पे ई, तो उसको फाइनली हम अगर लिखेंगे तो क्या होगा, वेट, तो ये हो जाएगा U U E will be resonating to 119।
ये याद करने वाली ही चीज़ थी मेनली। चलो तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं और 3 क्वेश्चंस हैं ऐसे हमारे पास। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फ्लोरीन एटम हैज़ अ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन एटम। गलत है यार, फ्लोरीन एटम हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन एटम, ये स्टेटमेंट ही गलत है। देन एडिशन स्टेटमेंट 2 है एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स repel more effectively by 3p electron in chlorine than 2p electron in fluorine atom. I think सॉरी फ्रेंड्स, ये गलती से रुक गया था वीडियो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चीज़ें। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास था क्या कि फ्लोरीन एटम हैज़ अ लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन एटम, and statement 2 था additional electrons are repelled more effectively by 3d electrons in chlorine atom than by 2p electrons in fluorine atom। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये वाली स्टेटमेंट ये बहुत ही ट्विस्टेड है इन टर्म्स। हमें क्या डेटा पता है ऑलरेडी, जिसको ऑब्वियसली सबको पता होगा। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। इसका मतलब है फ्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका मतलब होगा फ्लोरीन हैज़ लोएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और हमारे पास क्या है, फ्लोरीन हैज़ अ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन। यही चीज़ हमारी इस स्टेटमेंट से भी आई, यही चीज़ इस स्टेटमेंट से भी आई, तो ये ऑब्वियसली सही है। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दिस इज़ ट्रू, और ट्रू है तो ग्रीन से लिख लेते हैं, मे बी अननेसेसरी। कहाँ गया ग्रीन? यस, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। एंड सेकंड स्टेटमेंट जो हमारे पास है, सॉरी पिछले क्वेश्चन में ही क्वेश्चन नंबर डालना भूल गए थे। क्वेश्चन नंबर, दिस इज अराउंड लास्ट सेक्शन में 8 थे, दिस इज 9th क्वेश्चन, वेरी लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और क्वेश्चन 9 ही कंटिन्यू है। अब हमारे पास यहाँ के क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें इलेक्ट्रॉन रिपेल्ड बाय 3p is greater than that of 2p। तो ऑब्वियसली 2p शेल छोटा है, 3p शेल बड़ा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, तो मतलब इलेक्ट्रॉन रिपल्शन 2p में ज़्यादा होगा, 2p में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 3p, लेकिन यहाँ बोला गया है 3p में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू 2p, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दिस इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो असर्शन रीजन की तो कोई बात ही नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज़ फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऐड करना पड़ेगा पेजेस। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, दैट इज़ अनदर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। LiCl is predominantly a covalent compound. Electronegative difference between Li and Cl is too small। ठीक है, रीज़न है ये। तो स्टेटमेंट 1 तो हमारे पास था कि LiCl कोवेलेंट कंपाउंड है, तो LiCl इज एक्चुअली कोवेलेंट, ये बात ट्रू है, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। लेकिन हमें दूसरा स्टेटमेंट क्या गिवन है, हमारे पास दूसरा स्टेटमेंट ये है कि
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन Li एंड Cl इज टू स्मॉल। Li जैसा कि हमें पता होगा ये एक मेटल है एंड Cl एक नॉन मेटल है। तो जब ये मेटल और नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो ऑब्वियसली होने ही वाला है, लेकिन ये कोवेलेंट इसीलिए है क्योंकि साइज वाला फैक्टर आ जाता है। हमारे पास फैजान्स रूल में क्या था कि कोई भी मेटल जितना ज़्यादा उसका जो एनायन वाला पार्ट होने वाला है, मतलब जो कैटायन का LiCl का पार्ट है और जो Cl का ये वाला पार्ट है, ये जितना बिग होगा इस प्रोपोर्शनल टू उसका क्या होने वाला है, मतलब जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, एंड ये जितना स्मॉल होता है उतना भी कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है। हाँ, शायद ये स्टेटमेंट पे मैं श्योर नहीं हूँ तो ये मैं नहीं बोलना चाहूँगा। इसी को यूज़ करके अभी चीज़ें निकाल लेते हैं। तो हमें बड़ा बड़ा एनायन मिलेगा तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर को ऑब्वियसली बढ़ाने वाला है। इसी कारण ये कहना कि ये इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो ये कोवेलेंट हैं तो वो फॉल्स है, दैट इज़ फॉल्स। So statement 1 is true and 2 is false, that is again C. क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 11 है द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरॉन 2p ऑर्बिटल। चलो ठीक है, बेरिलियम बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्वेश्चन है बेसिकली। तो बेरिलियम और बोरॉन है क्या कहा हमारे पास? बेरिलियम एंड बोरॉन, इनका इनका फॉर्मूला क्या होगा? मतलब फॉर्मूला नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो वो क्या होगा उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो वो होने वाला है, लेट मी जस्ट चेक, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर 4 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 4 है तो इसके हिसाब से हम लिखेंगे 1s2 2s2 एंड ये 5 है 1s2 2s2 2p1 होगा ना। ठीक है, ये दोनों इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है एंड फर्स्ट आयनाइजेशन लिखा गया है कि बेरिलियम का इसका भी आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल। ठीक है, ये अपने को बोला जा रहा है, तो ये चीज़ सही है क्या? ये चीज़ सही है क्या? देखो इसमें से ये है फुल्ली फिल्ड और ये है हाफ फिल्ड, मतलब हाफ क्या है, ये तो कुछ फील्ड ही नहीं है। तो ये वाली चीज़ सिचुएशन ज़्यादा स्टेबल होगी, एंड क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा स्टेबल होने के कारण इसमें इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। स्टेटमेंट 2 हमारे पास क्या था? स्टेटमेंट 2 हमारे पास है कि 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s ऑर्बिटल। कोई इस स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं है। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, यहाँ पे भी सी ही आंसर होगा। ठीक है, और ये जो हमें सेकंड स्टेटमेंट दिया था इसकी एक्चुअल में इसका जो ऑर्डर ऑफ सबशेल्स बिलोंगिंग टू द सेम सेल जो है उसमें एनर्जी का जो ऑर्डर है वो होता है कि सबसे ज़्यादा एस में होता है, फिर पी में होता है, मतलब सबसे ज़्यादा सबसे कम एस में होता है, फिर पी में होता है, फिर डी में होता है, फिर एफ में होता है। 10 ट्रू एस जो होगा ये हमारा ये स्मॉलर होगा 2p से, तो ये गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आ ये क्वेश्चन नंबर 12, ये एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है कि पीरियोडिक टेबल कंसिस्टिंग ऑफ 18 ग्रुप्स एंड आइसोटोप ऑफ कॉपर ऑन
bombardment with proton undergoing a nuclear reaction yield element X as shown in below. To which group X element belongs in the periodic table? ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी न्यूक्लियर रिएक्शंस भी इन्वॉल्व है, मतलब ऐसा लग रहा है, देख लेते हैं। हमारे पास कॉपर गिवन है, Cu, किसी और कलर से कॉपर होगा। हमारे पास कॉपर है प्लस हाइड्रोजन है, और इससे हमारे पास बना है 6 टाइम्स ऑफ सम n, सॉरी, हाँ शायद ये न्यूट्रॉन्स, हाँ ये न्यूट्रॉन्स है। देन अल्फा पार्टिकल्स होंगे एंड ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन प्लस सम x बना है। इसको लेबल भी कर लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक मास 29 होता है, तो अभी तक हम कितनी बार देख चुके हैं, और इसका एटॉमिक मास 63 होता है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सॉरी एटॉमिक नंबर और मास दोनों 1। 6 टाइम्स ऑफ अ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास तो 1 होता है, लेकिन कोई चार्ज नहीं होता ना, मतलब एटॉमिक नंबर भी कुछ नहीं है। अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल का क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियस विच इज़ चार्ज्ड। तो उस चार्ज की कोई, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ लेबल करने के लिए। हाइड्रोजन 1 1। तो अगर किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में हम देख रहे हैं तो कांस्टेंट क्या होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लॉ को अगर हम यूज़ करें तो मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। जैसे कि हीलियम का मास भी 2 है ना, ठीक है, तो मास को हमें कंजर्व कर देना है। तो 64 इज इक्वल्स टू 1 टाइम्स 6 प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस x। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस x। तो ये हो जाएगा 64। 54 इज इक्वल्स टू x, एंड 54 किसका मास होता है वो हमें चेक करना है। लेकिन हमसे पूछा गया कि विच ग्रुप द एलिमेंट x बिलोंग्स टू। हमें सिर्फ ग्रुप बताना है। ग्रुप बताने के लिए हम क्या करते हैं, हमें किसी भी तरीके से इसका मतलब एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पहले इसकी करनी पड़ेगी, फिर उससे इसका ब्लॉक पता चलेगा, देन इसका ग्रुप पता चलेगा। तो शुरू करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। दैट विल बी 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए फाइनली, एंड देन 3s2 12 इलेक्ट्रॉन, 3p6 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 3p एंड अब 4s2 20 इलेक्ट्रॉन, 3d10 30 इलेक्ट्रॉन, एंड 4p6 5s2। अभी तक 36 एलिमेंट हो गए हमारे पास। एंड इसके बाद क्या था, 4d के अंदर सीधे अब जितने बचे हैं डाल देते हैं। तो 36 हो गए हैं, 54 करना है तो कितना हुआ, 8 हुआ ना, 8 हो गए, यहाँ पे काफ़ी है। लेट्स इरेज दिस। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक क्या होने वाला है, ये एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एटॉमिक मास के हिसाब से किया, एक्चुअली ये हमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से करनी थी। बहुत बड़ी गलती हुई है। क्लियर करते हैं इसको, कहाँ गया, ओके, क्लियर दिस इज एक्चुअली वेरी टॉक्सिक। ठीक है, हमें देखना पड़ेगा। 54 मास ये किसका होता है, 51 होता है, इसका क्या नाम है, ये शायद क्रोमियम का होता है 51, तो मैग्नीज का 54 होता है। चलो ठीक है, तो अगर मान लेते हैं जो एक्स एलिमेंट है
इसका नीचे होता है 20, $25, 25 एंड देन 54। और आगे अगर इसके देखें तो सॉरी, हाँ, तो इसको अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 हो गया, 3d5। हाफ फील्ड है, चलो हाफ फील्ड है तो मतलब कहीं कोई जंप नहीं होगा। ठीक है, अब इसके साथ क्या कर रहे हैं, लास्ट वाले शेल में जो भी होगा ये होगा इसका ब्लॉक, डी ब्लॉक होने वाला है। डी ब्लॉक के अंदर हमारे पास रूल क्या था, ग्रुप निकालने के लिए, वेट, हाँ ठीक है, ग्रुप इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ब्लॉक। तो ये क्या होगा, 2 प्लस डी ब्लॉक में कितने होते हैं, इसका एक डी ब्लॉक, हाँ इसका तो ये एकलौता डी ब्लॉक है, इसके अलावा कहीं आया है क्या, नहीं, तो ये 5 हो जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू 7th। तो 7th पीरियड में से होना, सॉरी 7th ग्रुप में से होना चाहिए। लेट्स चेक, एक बार चेक भी कर लेते हैं क्रोमियम का होता है क्या, सॉरी कौन सा है, मैग्नीशियम का ग्रुप, मैग्नीशियम हमारे पास 7th में आया है, बिल्कुल सही आया है, चलो ठीक है। एंड एक्चुअल में ये आंसर गलत है, आंसर प्रोसीजर पूरा सही है अपना, बट प्रॉब्लम यहाँ है, रुक जाओ एक बार इसको मिटा लें। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हम कैलकुलेशन यहीं पे गलती है यार, ये बहुत गलत बात लगता है, इसको मिटा के पूरा करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ गलती हुई है, बट चलो पता चल गया यहाँ प्रॉब्लम है, बहुत क्लोज थे, एक्चुअल में 8 आना था, 7 आया है, ठीक है, यस, कहाँ कौन सा कलर से लिखें, रेड ने तो पिछली बार प्रॉब्लम कर दिया, लेकिन ग्रीन डार्क वाला कोई बात नहीं। ये 63 प्लस 1 एंड इज गिविंग 6 प्लस 2 प्लस, प्रॉब्लम कहाँ है यार, ओ हीलियम का मास 4 होता है ना यार, हीलियम का मास 4 होता है यार, बहुत छोटी सी गलती थी बट प्रॉब्लम दे रही है। +2 plus x, this will be 62 minus 10, sorry 50, this will leave us 52 is equals to x, एंड जब 52 होगा यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ चीज़ें चेंज होंगी, ये अगर 52 है तो ये 26 होगा, और यहाँ पे ये 6 होगा, हर अपन, this is going to be 6 here, and same with same here, यहाँ पे 6 plus 2 is actually 8, एंड यही आंसर है, सॉरी फॉर दैट मेस। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी हो गए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बट
हम वैसे ही करेंगे, हम तो वैसे भी सब सब्जेक्टिव जैसे ही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंपेयर qualitatively the first and second ionization potential of copper and zinc, explain the observation। कॉपर एंड जिंक बहुत फेमस केस हो गया यार, मतलब अब तो याद भी हो गया है। कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक 29 एंड 30 उल्टा है। दिस इज 29 एंड दिस इज 30। 20 तक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम वैसे ही मान लेते हैं, जिसमें 3s2 तक आ गया था ना, या फिर 4s तक। लास्ट पेज पे चेक कर लेते हैं। ये था 10, ये था 20, यहाँ से लेते हैं 3p6, 3p सॉरी, हाँ 3p6 ही तो होगा ना, 3d है, 3d9 एंड 3d10 हो गया तो सीधे 4s1 भी लिख देते हैं, 4s2, 4s1। एंड एक्चुअल में ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप हो जाता है, लेकिन अभी उसको क्यों देखना है, वही भी है। यहाँ 2 क्यों है, यहाँ 1 है, वेट। तो अगर अब हमें इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, दैट विल बी अबाउट, मतलब इसमें आयनाइजेशन क्या होने वाला है कि इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन वैसे ही इसमें जा चुका होगा, तो इसका एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो प्रेजेंट होगा वो होने वाला है 3d10 तक। इस सिचुएशन और 4s2 3d10, इन दोनों में से फर्स्ट आयनाइजेशन किसका ज़्यादा होगा? फर्स्ट आयनाइजेशन, ये एक तो ये फुल्ली स्टेबल है, तो इसमें से निकालना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये तो निकालने ही नहीं देगा ना। तो इसमें से देखो, एक बार जज करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हमारे पास होने क्या वाला है कि पहला इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन 1 की बात करें हम, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से निकलेगा, ये इसमें से निकलने वाला है एस से। एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ये निकलने वाला है डी से। लेकिन इस केस में ये भी यहाँ एस से ही निकलेगा, ये भी यहाँ इसी एस से निकलेगा। तो जब ये एस और एस से ही निकल रहा है, तो इसका डिफरेंस इन आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर विल बी हाई, but change in ionization potential of zinc will be somewhere constant in both the cases, क्योंकि S से ही निकल रहा है ना, और यहाँ पे एक बार S से निकल रहा है फिर D से निकल रहा है, तो चेंज हो रहा है एटलीस्ट, लेकिन यहाँ कांस्टेंट है। मतलब इसको हाई भी लिखना सही नहीं होगा, लेकिन कांस्टेंट लिख सकते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, और इसी के साथ हम चैप्टर के कुछ एंड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कि अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रेडियाई। ओके, तो Li पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, K पॉजिटिव एंड Al3 पॉजिटिव। वाह। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई, ठीक है। अपने को इंक्रीजिंग रेडियाई में लगाना है। तो एल्यूमिनियम का रेडियाई बेसिकली सबसे कम होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ चार्ज, लेकिन लिथियम है 2 शेल का एटम। तो अगर इन दोनों चीज़ों को अगर हम साथ में काउंट लें, तो सबसे पता चलेगा कि लिथियम तो वैसे ही सबसे छोटा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा अपना एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इसके बाद आएगा मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एंड फाइनली आएगा हमारे पास K पॉजिटिव, ठीक है। ये ऑर्डर तो मतलब सबको समझ में आ गया शायद।
क्वेश्चन नंबर 15 इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। Anhydrous AlCl3 is covalent. From the data given below, predict whether it would remain covalent or become ionic in aqueous solution. Anhydrous AlCl3 है हमारे पास, anhydrous AlCl3, वाह, anhydrous AlCl3 is covalent. From the data given below, कौन सा डेटा है? अच्छा, नीचे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं मतलब कुछ डेटा है। प्रेडिक्ट वेदर इट वुड रिमेन कोवलेंट और आयनिक इन एक्वस। ये अभी कोवलेंट है, इसको जब हम एक्वस मीडियम में लेकर जाएंगे तो ये कोवलेंट रहेगा और आयनिक क्या होगा ये। और जो गिवन डेटा है वो हमारे पास ये है कि डेल्टा एच फॉर हाइड्रेशन, सॉरी, डेल्टा एच फॉर हाइड्रेशन for Al positive, sorry, Al3 positive, for Al3 positive is given as minus 4665 kilojoule per mole, and delta H hydration for Cl negative is given as minus 381 kilojoule per mole. पीछे तो अगर इस चीज़ को आयनिक होना होगा, आयनिक होने के लिए हमारे पास जो डेल्टा एच होगा टोटल कंप्लीट, ये होना चाहिए ग्रेटर देन डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन। एंड हमारे पास डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन ऑलरेडी गिवन भी था, सॉरी, डेल्टा एच ऑफ आयोनाइजेशन ही क्या है, ये आयोनाइजेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ AlCl3 is 5137 kilojoules per mole। ठीक है, ये हमारे पास गिवन है और ये अपना लास्ट क्वेश्चन भी है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। डेल्टा एच का फॉर्मूला होता क्या है? डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है कि टोटल एनर्जी रिलीज्ड इज एक्चुअली द फॉर्मूला, मतलब कोई खास फॉर्मूला नहीं, तो एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रेशन एक तो वो होगा, एंड एनर्जी यूज्ड ड्यूरिंग आयोनाइजेशन दूसरी चीज़ होगी। मतलब एक बार हाइड्रेट करने के लिए कितनी एनर्जी लगी और आयनाइज करने के लिए कितनी एनर्जी लगी, तो उसको यूज़ करते हुए हम क्या लिखेंगे, इट विल बी डेल्टा एच इज इक्वल्स टू -465 प्लस -3 टाइम्स ऑफ -3 टाइम्स ऑफ 381, दैट इज AlCl3 है, तो 3Cl है ना इसलिए ये, या फिर माइनस को यहाँ कर लेते हैं, 3 टाइम्स ऑफ -381 एंड प्लस हमें करना है यहाँ पे 5137 जो कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है, तो उसके भी हम यहाँ पुट करेंगे। इसके बाद क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आएगा हमारे पास -3671 किलो जूल पर मोल। तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा है, ये जो हमारे डेल्टा एच आया है, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन is greater than the delta H of ionization। ये जो हमारे पास आया है डेल्टा H ऑफ आयनाइजेशन आया है, एंड डेल्टा H फॉर हाइड्रेशन हमारे पास ये था। सो फाइनली दिस विल बी आयनिक। ठीक है, काफ़ी है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय, काफ़ी है इतना।
और वो हम जो सारे चैप्टर अभी एक साथ करने वाले थे उसको एक एक करके करते हैं, देखते हैं, क्योंकि मतलब स्टोरेज का इशू हो रहा है कि एक बार में अपलोड नहीं हो पाएगा। ठीक है।